वह आदमी टीम में सिर्फ एक मामूली सामान ढोने वाला पोर्टर था, लेकिन उसने जो ताकत दिखाई, उसने क्लास हंटर्स को भी दंग कर दिया। क्योंकि जिस ब्लड हेल डेमन वुल्फ को वे नहीं हरा पा रहे थे, उसे उसने एक ही वार में चकनाचूर कर दिया। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि कुछ समय पहले उस आदमी ने सिचुआन तांग कबीले सिचुएन टैंग क्लैन के संस्थापक की यादों को अपने अंदर समाहित कर लिया था, और ये यादें किसी दूसरी दुनिया डायमेंशन से आई थीं। उस दुनिया में उस संस्थापक को मार्शल आर्ट्स का सर्वोच्च स्वामी सुप्रीम मास्टर कहा जाता था। वह बस एक चुटकी बजाकर पूरे शैतानी पंथ डीमन कल्ट को राख कर सकता था। और उन्हीं यादों के दम पर मैंने तांग कबीले की सर्वोच्च तकनीकों और गुप्त हथियारों को सीख लिया। मेरी ताकत जो पहले शून्य थी, अचानक बढ़कर मुझे एक नई पीढ़ी का क्लास हंटर बना दिया। लेकिन कुछ समय पहले तक मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश की जा रही थी, और मेरा पीछा करने वाला व्यक्ति मेरी अपनी यूनिट का प्लेटून कमांडर और लेफ्टिनेंट था, झांग रेंडोंग। उसने मुझसे बिना विरोध किए आत्मसमर्पण करने को कहा। उसने चेतावनी दी कि एक कदम और आगे बढ़ाया तो सामने सिर्फ गहरी खाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने आखिर ऐसा क्या गलत किया जिसकी वजह से वे मेरा शिकार कर रहे थे। झांग रेंडोंग ने एक ठंडी हंसी हंसी। मेरा पीछा करने का कारण मेरा रिपेलर मना रिपेला होना था, और एक और बड़ी वजह यह थी कि मैंने किसी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया था। यह सुनते ही मेरी कलाई कांप गई। क्या तुम्हारा मतलब होंडा मित्सुई से है? झांग रेंडोंग ने मुझे शब्दों का चयन ध्यान से करने को कहा। भले ही वह तुम्हारी सौतेली मां हो, लेकिन वह अभी भी तुम्हारी बॉस है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वह तेजी से मेरी ओर झपटा। एक तेज आवाज हुई, और उसने अपनी तलवार मेरे सीने के पार कर दी। मेरा शरीर किसी तीर की तरह पीछे की ओर जा गिरा। झांग रेंडोंग के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। मिशन पूरा हुआ। अब हचिजो एस्टेट की विरासत मित्सुई मैन के बेटे को मिलेगी। और उस वक्त उसकी नजरों में मैं बस एक लाश था जो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। दरअसल 300 साल पहले एक दिन सूरज को किसी अज्ञात वस्तु ने ढक लिया था, और उसी समय मना नाम की एक जादुई शक्ति पूरी दुनिया में फैल गई। नतीजा यह हुआ कि पृथ्वी की 90% आबादी खत्म हो गई। इसके बाद शहर ढह गए और पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। अगले 300 वर्षों में बचे हुए इंसानों ने उस जादुई शक्ति के साथ तालमेल बिठाया और फिर से सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन उस शक्ति से पैदा हुए जादुई जानवरों और जहरीले पौधों के आने से युद्ध का एक नया दौर शुरू हो गया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, कुछ इंसान अवेकनर्स बन गए। मेरे पिता एक मास्टर लेवल अवेकन थे, और सेना में उनका पद एक ब्रिगेडियर जनरल का था। लेकिन बड़े बेटे होने के बावजूद मैं एक मना रिपेला था। एक दिन ऐसा आता जब माना के जहर की वजह से मेरी मौत निश्चित थी। अब खाई में गिरने के बाद एक व्यक्ति की नजर मुझ पर पड़ी। वह बूढ़ा व्यक्ति कुछ बुदबुदा रहा था। मैंने इतनी कठिनाइयों से तपस्या कर अमरता इमोर्टल पाई, लेकिन यह जगह स्वर्ग जैसी क्यों नहीं लग रही? और यहां कुछ अजीब और रहस्यमयी चीजें भी मिली हुई हैं। उसी समय मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरे सामने एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चलकर आ रहा था। उसने बस अपना हाथ उठाया और मेरा शरीर हवा में तैरने लगा। उसने कहा, अपना सिर उठाओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तब मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। वह बूढ़ा व्यक्ति तांग कबीले का स्वामी था, जिसे पॉइजन डीमन कहा जाता था। उसके जहर और गुप्त हथियारों का ज्ञान शिखर पर था। जब शैतानी पंथ ने दुनिया को निगलने की धमकी दी थी, तब उसने अकेले ही पूरे पंथ का सफाया कर दिया था। उसने बस एक हाथ के इशारे से पंथ के स्काई डेमन को जहरीले पानी में बदल दिया था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में वह एकमात्र और सर्वोच्च शासक था, और वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी आत्मा मेरी आत्मा जैसी ही थी। एक दिन अपनी साधना के दौरान उसकी आत्मा मेरी आत्मा के साथ मिल गई। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया था, और वह एक दिव्य शक्ति बन चुका था। जैसे ही हमने एक दूसरे को पहचाना,
उसकी यादें मेरे दिमाग में उतरने लगीं। मैंने हैरानी से कहा, तांग कबीले के स्वामी जिन आकू, क्या आप मैं ही हैं? सामने खड़े आकू ने भी मेरी यादें पूरी तरह सोख ली थीं। सोचा नहीं था कि इस पृथ्वी पर मेरा एक और रूप मौजूद होगा। हालांकि तुम्हारे पास भी उतनी ही क्षमता है, लेकिन रिपेलर होने के कारण लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं। यहां तक कि सेना में तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें सम्मान की नजर से नहीं देखा। जहां मैं अभी हूं, वह हमारा साझा आध्यात्मिक क्षेत्र, शेयर्ड स्पिरिचुअल रियल्म है। चूंकि मैं तुम हूं और तुम मैं हो, तो तुम मेरे अनुभव और मेरी बुद्धिमत्ता को ग्रहण करो। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहां अभ्यास करूं, तो मैं अपनी दुनिया का एकमात्र स्वामी बन जाऊंगा। न जाने कितना समय बीता और अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मेरे शरीर से एक अपार शक्ति फूट पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं इस शक्ति का उपयोग अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीने के लिए कर सकता हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वह साझा आध्यात्मिक क्षेत्र गायब हो गया और मेरा शरीर वापस खाई की दीवार पर आ गया। जब मेरी चेतना धुंधली हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा, गुड लक जिन ताइजू। अगले ही पल मेरे माथे पर पसीना आ गया। तांग स्वामी जिन आकू। मैं साफ महसूस कर सकता था कि वह कोई सपना नहीं था। उनका हर एक ज्ञान अभी भी मेरे दिमाग में था। अगर मुझे अब जीवित रहना है, तो मुझे उनके ज्ञान और तकनीकों को सीखना होगा। यह एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो जितना खर्च होती है, उतनी ही शक्तिशाली होती जाती है। मुझे इसे हर हाल में हासिल करना होगा। ओरिजिनल केओस एब्सोल्यूट पॉइजन स्पिरिट आर्ट। ओरिजिनल केओस एब्सोल्यूट पॉइजन स्पिरिट आर्ट। किस्मत से मेरे चारों ओर जहरीले पौधे ही पौधे थे। बिना सोचे समझे मैंने उन जहरीले पौधों को खा लिया। जीवित रहने के लिए मुझे ऐसा करना ही था, क्योंकि अगर मैं इस जहर को आंतरिक शक्ति, इंटरनल एनर्जी में बदल सकूं और अपने डैंटियन डैंशन में एक पॉइजन कोर बना सकूं, तो मैं अपने शरीर को पुनर्गठित कर सकता हूं और रिपेलर की बेड़ियों को तोड़ सकता हूं। फिर मैं जीवित बचूंगा और इसी तरह उन्हें 10 गुना दर्द लौटाऊंगा। इसी बीच झांग रेंडोंग अभी भी खाई के नीचे मेरी लाश ढूंढ रहा था। 10 मिनट बाद उन्हें आखिरकार मैं मिल गया, लेकिन उन्होंने पाया कि अब मुझ में कुछ बदलाव था। मेरे शरीर से जादुई शक्ति, मना की प्रतिक्रिया हो रही थी, और वास्तव में मैंने जादू, मैजिक के माध्यम से नहीं, बल्कि जहरीली ऊर्जा, पॉइजन एनर्जी के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति, इंटरनल फोर्स का निर्माण किया है। झांग रेंडोंग ने गुस्से में गाली देते हुए कहा, एक जादू को खारिज करने वाला, मैजिक रिजेक्टर, भला ऐसा कैसे कर सकता है? इससे पहले कि स्थिति और गंभीर हो जाए, इसे जल्दी से मार डालो। इसके तुरंत बाद एक आदमी मुझे जान से मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही चाकू मेरी तरफ उड़ा, मैंने अपनी आंखें खोल दी और हाथ के एक झटके से उसके हाथ से चाकू को हवा में उड़ा दिया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। न केवल वे हैरान थे, बल्कि मैं खुद भी उतना ही हैरान था। अभी मैंने जो इस्तेमाल किया था, वह आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी लग रही थी, यानी तांग कबीले, टैंग सेक्ट के मास्टर की यादों में मौजूद आंतरिक शक्ति। मुझे लगा कि मैं इस शक्ति का उपयोग करके उन्हें हरा सकता हूं। फिर मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैं मुस्कुराया और कहा, मुझे अपना बदला लेने का मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। झांग रेंडोंग को लगा कि गिरने के कारण मेरा दिमाग सटक गया है। भले ही मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम्हारे शरीर पर तो कोई जागृत टैटू, अवेकनिंग टैटू भी नहीं है। लेकिन वह नहीं जानता था कि मैं आज के इन तथाकथित जागृत लोगों, अवेकनर्स, को कुछ भी नहीं समझता था। जागृत लोगों को आमतौर पर एक्सपर्ट, सामान्य, बिगिनर, शुरुआती और यूजर में विभाजित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति जागृत होता है, तो उसके चेहरे पर एक रैंक टैटू दिखाई देता है। और झांग रेंडोंग केवल एक बिगिनर था। अगर मार्शल आर्ट्स के हिसाब से देखा जाए, तो वह केवल एक तीसरे दर्जे, थर्ड क्लास का योद्धा था। मैंने ताली बजाई और उसे आगे बोलने से मना किया। क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, तो सीधे आगे आओ और हमला करो। इसके बाद मैंने अपनी जेब से 3 सोने के सिक्के निकाले। अब से उसने पहले मेरे साथ जो कुछ भी किया था,
मैं उसे 10 गुना करके वापस लौटाने वाला हूं। झांग रेंडोन को लगा कि मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। क्या वह सिर्फ सिक्कों से उन सभी को हराना चाहता है? जल्द ही कई परछाइयां मेरे सामने आ गईं। भले ही मेरा यह शरीर पहली बार युद्ध का सामना कर रहा था, लेकिन मेरा मन पूरी तरह से शांत था। यह निश्चित रूप से दूसरी दुनिया के मेरे आत्म की यादों के कारण था। भले ही मना मुझे खारिज करता है, लेकिन पॉइजन डेमन का रास्ता, पाथ ऑफ द पॉइजन डीमन, अभी भी बचा हुआ है मेरे शरीर के भीतर। इसलिए मुझे लगा कि इन लोगों से निपटना मेरे लिए बेहद आसान काम था। आखिरकार दूसरी दुनिया का मैं तांग कबीले का मास्टर था। उसकी दूसरी दुनिया की आत्मा होने के नाते मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूं? अगले ही पल हवा को चीरती हुई 3 आवाजें सुनाई दीं, जो मेरे हाथों से तेजी से निकल गईं। हालांकि अब ये तीनों सोने के सिक्के पूरी तरह बदल चुके थे और इंसानों को मारने के घातक हथियार बन गए थे। यह तांग कबीले के गुप्त हथियारों, हिडन वेपन्स, की एक चाल थी, जो बिना किसी को पता चले जान ले लेती है। उन तीनों के सिर मेरे सिक्कों से उड़ चुके थे। मरने के पल तक भी वे समझ नहीं पाए कि उन्हें कैसे मारा गया। इस पल में ऐसा लग रहा था जैसे मौत का देवता, गॉड ऑफ किलिंग, मेरे भीतर समा गया है। तांग कबीले की गुप्त तकनीक घोस्ट शैडो स्टेप्स का उपयोग करके मैं लगातार तेजी से इधर उधर चकमा दे रहा था। इसके तुरंत बाद ब्लड पॉइजन प्लम ब्लॉसम हैंड का उपयोग करते हुए मैंने अपनी हथेली में आंतरिक शक्ति भरी और झांग रेंडोन की छाती पर एक जोरदार प्रहार किया। झांग रेंडोन का शरीर हवा में पीछे की ओर उड़ गया। उसके बगल वाले आदमी ने जब यह देखा तो उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की। उस आदमी ने तेजी से बंदूक की नली मेरी तरफ तान दी, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, मेरी परछाई अचानक उस जगह से गायब हो गई। जब मैं दोबारा दिखाई दिया तो मैंने सीधे अपने हाथ की धार, हैंड नाइफ, से उसकी गर्दन काट दी। यहां तक कि मुझे ज्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ी और वह मारा गया। इस समय मेरी आंखों में गोलियों की गति किसी कछुए की चाल जैसी थी। यह बहुत ही धीमी थी। सबको खत्म करने के बाद मैं झांग रेंडोन के सामने आया। मैं जानता था कि भले ही कोई जागृत व्यक्ति हो, वह जहर का विरोध कभी नहीं कर सकता। झांग रेंडोन बहुत हैरान था। बिना टैटू वाला एक मामूली सा लड़का भला स्किल्स का उपयोग कैसे कर सकता है? उसके मुंह से स्किल्स शब्द सुनकर मुझे लगा कि अगर डांगरीनाक यह सुनता तो वह निश्चित रूप से बहुत गुस्सा होता। झांग रेंडोन लगातार अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन मैं उसे मुंह खोलने का मौका देने वाला नहीं था। मैंने सीधे उसकी गर्दन दबोच ली। उसने मुझसे रुकने को कहा, लेकिन मैं भला उसकी बात क्यों सुनता? मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं उसे पूरी तरह से कुचल सकता था। झांग रेंडोन के दिल में गहरा डर बैठ गया था। ऐसा लग रहा था कि आज उसका खेल यहीं खत्म होने वाला है। वह जानता था कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए उसने अपने पीछे के बड़े लोगों का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब मुझे इन सब बैकिंग की कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद मैंने बिना दया दिखाए अपनी पकड़ मजबूत की और उसकी गर्दन मरोड़ दी। यह देखकर मैं मुस्कुराया। क्या यही है जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने वाली शक्ति? मात्र कुछ ही मिनटों में मैंने सभी को मार डाला था, और यह सिर्फ एक अंत नहीं था। मैं कभी भी हार मानने वाला नहीं हूं। यह केवल बदले की आग को और अधिक भड़काएगा। समय बीतता गया और 3 दिन बाद किसी ने रिपोर्ट दी। सेकंड लेफ्टिनेंट झांग रेंडोन और उनकी टीम पर चट्टान के पास हमला हुआ था। लेफ्टिनेंट किम बमुश्किल जीवित बचे और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद वे लापता हो गए। रिपोर्ट के अनुसार झांग और उनकी टीम पर भागने के दौरान राक्षसों, मॉन्स्टर्स, ने हमला किया था और वे उन्हें निगल गए। मेज के सामने बैठा आदमी गहरी चिंता में था। यह निश्चित रूप से मित्सुई का काम है। होंडा मित्सुई एक शक्तिशाली जापानी कबीले की बेटी, जो 3 हान साम्राज्य, 3 हां एम्पायर में शामिल हो गई थी, और ताइपिंग तथा ताइचुआन की मां थी, जो ताइजू का सौतेला भाई है। पिझो को शिहे के बेटे को सौंपने के लिए वह हमेशा जादू से खारिज किए गए ताइजू के मरने का इंतजार कर रही थी। लेकिन 20 से अधिक साल बीत जाने के बाद भी वह अभी भी जीवित था।
इसलिए मित्सुई ने क्यूशु क्षेत्र के हत्यारों असैसिन्स से मदद मांगी। वह वैसे भी मरने ही वाला था, बस थोड़ा और इंतजार करना था। चीजों को इतना गंभीर बनाने की क्या जरूरत थी? और अब सच्चाई को छुपाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अपने 2 बेटों के भले के लिए इस मामले को अनदेखा करना ही सबसे अच्छा था। वैसे चूंकि मेरा बेकार बेटा गायब हो गया है, तो हो सकता है कि वह अभी भी जीवित हो, लेकिन वह अब उसे ढूंढने नहीं जाएगा। उम्मीद है कि वह अपना शेष जीवन आजादी से जी सकेगा। और इस समय मैं जी पर्वत के मॉन्स्टर बॉर्डर क्षेत्र जी माउंटेन मॉन्स्टर बॉर्डर जोन में पहुंच चुका था, जो 3 हान साम्राज्य का क्षेत्र है। यह जगह एक नोमैन्स लैंड थी जहां अनगिनत राक्षस मौजूद थे। अभी भी बहुत से राक्षसों का निपटारा किया जाना बाकी है, इसलिए राक्षस उत्पादों पर कर टैक्स में छूट दी गई है। अवैध गतिविधियों के प्रति उदारता दिखाई जा रही है। एक बार प्रतिबंध हटने के बाद शिकारी भारी संख्या में वहां उमड़ पड़े। राक्षसों का शिकार तेजी से फलने फूलने लगा। पता चला कि कुछ समय पहले ही सेना में अपने ऊपर हुए हत्या के प्रयास से बचने के बाद जीवित रहने पर मैंने अपने सभी संपर्क तोड़ लिए थे। मैं एक ऐसी जगह की तलाश में था जो मुझे और मजबूत बना सके, और इस तरह मुझे फ्रीडम सिटी स्वतंत्रता का शहर मिला। यहां पर मेरे परिवार के लिए मेरे ठिकाने का पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा यहां चारों ओर कई विषैले राक्षस हैं और जहरीली जड़ी बूटियां भी हैं। यह जगह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए बहुत उपयुक्त है। मेरे लिए मार्शल आर्ट शब्द अभी भी बहुत नया और अजीब है। जब मैं मरने की कगार पर था, तब मुझे भाग्य से एक प्रतिक्रिया फीडबैक मिली। मुझे दूसरी दुनिया के अपने खुद के संस्करण की यादें मिल सकती हैं। इस तरह से यादें साझा करना देखा जाए तो मेरी सौतेली माँ, जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, उसने अनजाने में मेरी एक बहुत बड़ी मदद कर दी। भले ही इस समय मेरे पास खुद की देखभाल करने के लिए पर्याप्त ताकत और पैसा नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं यहां जीवित रह सकता हूं। ठीक उसी समय पास में खड़े एक अंकल ने मुझसे बात करना शुरू किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि इस टीम में सबसे मजबूत कौन है। मैंने आगे खड़ी एक महिला तलवारबाज की ओर देखा। उसका नाम ली शियानी है। मुझे लगता है कि वह इस टीम में सबसे मजबूत है। उसकी तुलना में झांग रेंडोंग तो बिल्कुल कचरा तुच्छ है। इस समय ऐसा क्यों है कि उसकी जादुई शक्ति माना थोड़ी अजीब लग रही है? इसके तुरंत बाद ली शियानी की आंखें ऊपर की ओर पलटने लगीं, और फिर एक तेज आवाज के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी। उसे गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि एक म्यूटेंट परिवर्तित 3 धारी वाला मच्छर था। इसने मुझे थोड़ा भ्रमित कर दिया। एक मामूली मच्छर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अगले ही पल टीम की एक महिला शिकारी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। एक फायरबॉल आग का गोला जादू के साथ उसने सामने के पूरे इलाके को आग के समंदर में बदल दिया। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं कि सब लोग इतने घबराए और डरे हुए क्यों हैं। अंकल ने मुझे समझाया कि अगर उस मच्छर ने किसी को काट लिया तो उसकी सारी जादुई शक्ति अस्थायी रूप से गायब हो जाएगी, और अगर स्थिति गंभीर हुई तो इंसान उसी समय इस तरह बेहोश हो जाएगा। इसीलिए कई टीमें सिर्फ एक मच्छर की वजह से पूरी तरह से खत्म तबाह हो गईं। इस समय ली शियानी के चेहरे पर दर्द के भाव थे। अंकल का यह विवरण मेरी यादों के एक जहर से पूरी तरह मेल खाता था। मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था कि क्या मुझे इस अवसर का फायदा उठाकर जांच करने के लिए पॉइजन स्पिरिट आर्ट विष आत्मविद्या का उपयोग करना चाहिए या नहीं। कोई तो डर के मारे हाथ कांपने की स्थिति में आ चुका था। यह वह इलाका बिल्कुल नहीं है जहां मच्छर पाए जाते हैं। यह सब ऐसा कैसे हो गया? अचानक झाड़ियों में से एक अजीब सी आवाज आई। सभी के चेहरे पर गहरा झटका आश्चर्य था। वे इस समय बहुत सतर्क और सावधान थे, इस डर से कि कहीं कोई छोटी सी भी दुर्घटना न हो जाए। हर कोई पूरी तैयारी के साथ सामने की झाड़ियों की ओर देख रहा था, लेकिन जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि यह केवल एक खरगोश था। खाद्य श्रृंखला फूड चेन के सबसे निचले स्तर का जीव। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली।
ओह, यह तो बस एक कपड़े के थैले जैसा दिखने वाला खरगोश है। फिर उन्होंने मुड़कर हमसे कहा कि हम तनाव न लें, अब थोड़ा शांत हो जाओ, पीछे जाने की तैयारी करो। हालांकि अगले ही पल उन दोनों के सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़े। यह दुर्घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को भी प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला। असल में उनके ठीक पीछे गॉब्लिन ओर्क्स राक्षसों का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया था। अब हम पूरी तरह से गॉब्लिनों से घिर चुके हैं। महिला जादूगर ने हमसे कहा कि हम घायलों को लेकर तुरंत यहां से निकल जाएं। वह हमारे लिए समय खरीदने, दुश्मन को रोकने की कोशिश करेगी। अंकल ने मेरी तरफ देखा। मैं जल्दी से उनके साथ चलने लगा। मैंने उनसे कहा कि वे मेरी चिंता न करें, मुझे यहीं रुकना होगा। इन ओक्स की संख्या बहुत ज्यादा है, मुझे मदद के लिए यहां रुकना ही पड़ेगा। फिर मैंने ली शियानी को उठाकर अंकल के कंधे पर रख दिया। वरिष्ठ सीनियर ली का ख्याल जरूर रखिएगा। अंकल के जाने के बाद मैंने सामने खड़े ओक्स की ओर देखा। जल्द ही मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। इन ओक्स की हरकतें असामान्य रूप से एक दूसरे के साथ तालमेल में थीं। वह महिला जादूगर भी असाधारण रूप से बहादुर थी। एक जलते हुए भाले फायर स्पीयर से उसने सीधे कई ओक्स को मार गिराया। अचानक उसने मुड़कर मुझसे सावधान रहने को कहा। ये ओक्स वास्तव में उन पोर्टर्स, सामान ढोने वालों की तरफ बढ़ रहे थे जो अभी अभी गए थे। इसलिए उसने फिर से अपने अग्नि जादू का इस्तेमाल किया। आग की एक दीवार ने मुझे बाहर की तरफ अलग कर दिया और इसके बाद उसके और ओक्स के बीच की लड़ाई थी। मैं अपने सामने की आग को देखकर थोड़ा हैरान और प्रभावित हुआ। जादूगर सचमुच बहुत कूल, शानदार होते हैं। ठीक उसी समय मेरी आंखें डर और चौंकने से अचानक फैल गईं। मैंने चिल्लाकर उससे कहा कि वह तुरंत नीचे झुक जाए। यह बात सुनकर महिला जादूगर ने भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। इस समय उसके पीछे एक विशाल गॉब्लिन दिखाई दिया जो उस पर हमला करने ही वाला था। अगर वह समय पर नहीं बचती तो उसकी मौत पक्की थी। मैं जानता था कि अगर मैंने अब कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। तुरंत मेरी आकृति हिली और मैं बहुत तेज गति के साथ उस जगह से गायब हो गया। मेरे हाथ का एक जोरदार वार, हैंड नाइफ स्ट्राइक, उस महिला की गर्दन पर लगा और इसके बाद मुझे जो प्रदर्शन करना था वह मेरी नई सीखी हुई बड़े पैमाने पर छिपे हुए हथियारों को चलाने की तकनीक, हिडन वेपन स्किल थी। इस पल मैंने अपनी जेब से दर्जन भर से अधिक सिक्के निकाले और उन सभी को छिपे हुए हथियारों की तरह फेंक दिया। मेरे सामने जितने भी गॉब्लिन थे उन सभी के महत्वपूर्ण नाजुक अंगों पर मेरा निशाना सटीक लगा। फिर मैंने जमीन पर जोर से पैर मारकर छलांग लगाई। वे गॉब्लिन जो अभी कुछ समय पहले तक बेहद अहंकारी और अजेय लग रहे थे अब सब के सब मारे जा चुके थे। लेकिन इसके बाद मैं फिर से एक मुश्किल में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस जादूगरनी का क्या किया जाए। मैं तो असल में उसे बचाना चाहता था, लेकिन गलती से मैंने उसे मारकर बेहोश कर दिया था। इसके तुरंत बाद मैंने वहां से जाने की तैयारी की। मुझे विश्वास है कि वह कुछ ही समय में होश में आ जाएगी और मुझे दूसरों के यहां पहुंचने से पहले जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। 1 महीने पहले तक मैं एक ऐसा इंसान था जिसका शरीर जादुई शक्ति को अस्वीकार, मैजिक रिजेक्ट करता था। लेकिन अब मेरे पास यह परेशानी है कि कहीं लोगों को यह पता न चल जाए कि मैं एक छिपा हुआ उस्ताद, हिडन मास्टर हूं। फिर मैंने अपना बैकपैक बस्ता उठाया। जो सोने के सिक्के मैंने अभी अभी फेंके थे मैंने उन सभी को फिर से उठा लिया। अगर इन्हें सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाए तो इसकी लागत बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं उन्हें उठाते समय गिन रहा था और मुझे पता चला कि एक सिक्का कम है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उसे इसी दिशा में फेंका था। यह कैसे नहीं मिल सकता? जल्द ही मुझे पता चला कि यह आखिरी सिक्का वास्तव में पेड़ के तने के बीच में फंसा हुआ था। ठीक उसी पल जब मैं सिक्का उठाने वाला था एक मच्छर उड़कर आया और यही वह भयानक मच्छर था जिसके बारे में उन्होंने अभी बात की थी। तुरंत मैंने अपना हाथ तेजी से घुमाया और उस मच्छर को पकड़ लिया। मैंने अपनी आंतरिक शक्ति नीली से मच्छर के शरीर को चारों ओर से घेर लिया।
मैंने सुना था कि यह क्षेत्र उत्परिवर्तित म्यूटेटेड 3 लाइन मच्छरों का निवास स्थान नहीं है, लेकिन इससे पहले वाली लीशानी स्पष्ट रूप से इसी मच्छर के काटने से पीड़ित थी और उसमें ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। यदि यह मच्छर काट ले तो जैसे जैसे जहर फैलता है, आंतरिक शक्ति बिखरने लगती है और जागृत व्यक्ति अवेकनर अस्थायी रूप से अपनी जादुई शक्ति खो देता है। हालांकि यह जहर मार्शल आर्ट्स की दुनिया के शक्तिनष्ट करने वाले जहर संगोंग पॉइजन के समान है। शक्तिनष्ट करने वाला जहर एक ऐसा जहर है जो अस्थायी रूप से डेंटियन डेंशन की आंतरिक शक्ति को बाधित कर देता है। लेकिन वहां के जहर से अलग, यहां यह एक अत्यंत घातक जहर है जिसका कोई इलाज नहीं है। सुरक्षा उपकरणों के अलावा वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है। यदि मैं इस जहर के सटीक घटकों का विश्लेषण कर सकूं, तो मैं तांग कबीले टैंकलैन के ज्ञान का उपयोग करके शक्तिनष्ट करने वाले जहर के मारक एंटीडोट जैसी कोई चीज बना सकता हूं। अचानक मेरे चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान आ गई। इसके घटकों को समझने के लिए तो मुझे इसे चखना होगा। अगले ही पल मैंने अपने हाथ में मौजूद उस मच्छर को खा लिया। जल्द ही मैंने इस कीट के घटकों का विश्लेषण कर लिया। यदि मैं झिझी पर्वत पर सही जड़ी बूटियां ढूंढ सकूं, तो मैं इसका मारक बना सकता हूं। मुझे लगता है कि यह मुझे बहुत अमीर बना सकता है। लेकिन ठीक उसी समय मेरी परछाई एक विशाल छाया के नीचे दब गई। जब मैंने ऊपर देखा तो वह एक कुलीन स्तर एलीट लेवल का ओक ओआरसी बीस्टमैन था। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा ओर्क यहां कैसे आ सकता है। उसी समय अमर क्षेत्र इमॉर्टल रियल्म में मेरा एक दूसरा रूप इस दुनिया में आए हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है। यदि वह मुझसे नहीं मिला होता तो वह यहां कभी नहीं पहुंच पाता। मेरी आत्मा के साझाकरण सोल शेयरिंग के माध्यम से उसे पृथ्वी नामक दुनिया का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने मेरे ज्ञान से नई प्रेरणा ली और फिर उस प्रेरणा का उपयोग करके वह स्वाभाविक रूप से एक अमर इमॉर्टल बन गया। लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि उसका निर्णय गलत था। उसने नहीं सोचा था कि जिसे अमर लोक कहा जाता है वह वास्तव में हम जैसे लोगों को कैद करने वाली एक जेल होगी। उसने आसमान में एक तलवारमर स्वॉर्ड इमॉर्टल की ओर देखा। उसके व्यवहार और शब्दों से लगता था कि तांग कबीले का प्रमुख उसे पागल समझ रहा था। वे सभी संप्रदाय संस्थापक और पौराणिक गुरु, वे सब एक जैसे ही थे। तांग प्रमुख ने कभी नहीं सोचा था कि इतने वर्षों की मेहनत के बाद उसकी ऐसी हालत होगी। लेकिन अगर उस समय वह भाग्यशाली मिलन न हुआ होता तो आज उसका यह परिणाम नहीं होता। उसने मन ही मन आह भरी, अब जब मैं यहां आ गया हूं तो अब और कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं पृथ्वी पर मेरा दूसरा रूप कैसा रह रहा होगा। हालांकि हम एक ही आत्मा साझा करते हैं, लेकिन पर्यावरण की सीमाओं के कारण वह मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सर्वोच्च शासक बन गया, जबकि मैं सबसे कमजोर का जीवन जी रहा हूं जिसे हर कोई ठुकरा देता है। लेकिन तांग प्रमुख चाहते हैं कि मैं अपनी यादों में देखे गए उन महान गुरुओं से आगे निकल जाऊं। इस स्तर तक पहुंचने के लिए मुझे मूल निराकार ओरिजिनल फॉर्मलेस अवस्था प्राप्त करनी होगी, विश्वात्मा बोध के साथ सितारा स्तर तक। फिर वह जोर से हंसा। यदि भाग्य ने चाहा तो मुझे विश्वास है कि हम फिर मिलेंगे। उस क्षण के लिए मैं तुम्हें सिखाने के लिए नई चीजें खोजूंगा। लेकिन तभी ऊपर से एक तलवार की मूठ उसके सिर पर लगी। ऊपर मौजूद बूढ़े तलवारमर ने ठहाका लगाया। असली तलवार कला स्वॉर्ड आर्ट का स्वाद कैसा है? विषमर, तुम्हारे मामूली उड़ते चाकू, एक चूहे की तरह तुम तलवार कला को तुच्छ समझते हो। इस बात ने तांग प्रमुख को बहुत क्रोधित कर दिया। उसने तुरंत अपने उड़ते चाकू उठाए और ऊपर झपटा, तलवारमर के साथ जीवन मृत्यु का युद्ध करने के लिए। अभी अभी मेरा सामना एक कुलीन स्तर के गॉब्लिन से हुआ। उसका शरीर एक विशाल इमारत की तरह था। इस स्तर के कुलीन राक्षस अब बात कर सकते थे। यह जादुई जानवरों का जागृत रूप था जिसके बारे में अफवाहें थीं। मुझे नहीं पता कि इस पहाड़ पर वास्तव में क्या हो रहा है। पहले मच्छर, फिर और कबीला, और अब एक कुलीन राक्षस का प्रकट होना। तभी गोब्लिन ने मुझ पर हमला किया।
मैं तुरंत बचकर हटा। हालांकि उसके उस हमले ने जमीन पर एक लंबी और गहरी खाई बना दी। यह देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। यदि उसका हमला मुझे लगता तो क्या मैं सीधे दो टुकड़ों में नहीं बंट जाता? इतनी हमलावर शक्ति होने का मतलब है कि वह कम से कम विशेषज्ञ स्तर का राक्षस है। मेरे हमले शायद उस पर बिल्कुल बेअसर हों, लेकिन सावधानी के लिए मुझे पहले उसकी जांच करनी चाहिए। इसके बाद मैंने अपना दाहिना हाथ घुमाया और अपने गुप्त हथियार फेंके। 3 सोने के सिक्के अत्यंत तीव्र गति से गोब्लिन की ओर बढ़े। हालांकि मेरे सिक्कों ने उसे हिट किया, लेकिन वे उसके माथे के ठीक सामने रुक गए। अगले ही पल तीनों सिक्के टूटकर बिखर गए। यह मेरी उम्मीद के मुताबिक ही था। उसकी रक्षात्मक शक्ति डिफेंस बहुत अधिक थी, जिसे सिक्कों से तोड़ना असंभव था। और मेरा पिछला हमला भले ही संख्या में अधिक था, लेकिन शक्ति बंटी हुई थी, इसलिए यह तरीका काम नहीं करेगा। पता नहीं मेरे रक्त का विष रक्त गलाबंद हथेली प्रहार पॉइजन ब्लड थ्रोट सीलिंग पान उस पर काम करेगा या नहीं। तभी गोब्लिन फिर से जोर से दहाड़ा। मैंने मन ही मन खुद को कोसा, धिक्कार है। दुश्मन के सामने मैं हिचकिचा रहा था। केवल एक हमले के विफल होने के कारण मैं इतना चिंतित हो गया। यदि दूसरी दुनिया वाला मैं मेरी यह हालत देखता तो वह निश्चित रूप से मुझे बहुत दयनीय समझता। तुरंत मैंने अपनी हथेली में भारी आंतरिक शक्ति केंद्रित की। सामने चाहे कैसी भी बाधा हो, मैं उसे ध्वस्त कर दूंगा, क्योंकि यही पूर्ण विषराक्षस मार्ग एब्सोल्यूट पॉइजन डीमन वे है। इस समय मेरी आंखों में हत्या की इच्छा चमक उठी और सामने मौजूद गोब्लिन ने भी हमले की तैयारी कर ली। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी पूरी ताकत से मेरी ओर चलाई, लेकिन मैंने अपनी हथेली से उसकी विशाल कुल्हाड़ी को सीधे रोक लिया। यह केवल एक साधारण टकराव था। मेरे मुंह के कोने से खून बहने लगा। हमारे बीच हुई लड़ाई का असर पूरे जंगल में गूंज उठा। इस एक वार के खत्म होने के बाद गॉब्लिन की कुल्हाड़ी पूरी तरह टूटकर बिखर चुकी थी, लेकिन उसकी परछाई वह खुद वहां बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। और मैं उसके जैसा नहीं था। मैं पहले ही काफी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। पिछला मेरा हमला बहुत हल्का था, जिससे उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था। अगर चीजें इसी तरह आगे बढ़ने वाली हैं, तो मेरे पास उसे बार बार हराने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक उसी समय गॉब्लिन के पीछे एक आरी जैसी धारदार तलवार दिखाई दी। हवा में महज कुछ ही बार लहराने के बाद उसने गॉब्लिन के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। मेरे चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह व्यक्ति इतनी आसानी से एक एलीट कुलीन गॉब्लिन को मार गिराएगा। इस तरह की ताकत रखने वाला व्यक्ति कम से कम मास्टर स्तर, मास्टर लेवल का होना चाहिए। मुझे तुरंत यहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन इस एलीट मॉन्स्टर ने मुझे उलझाए रखा था। अब मैं थोड़ा असमंजस में हूं कि उसे यहां के हालातों के बारे में कैसे समझाऊं। तभी उस व्यक्ति ने जमीन पर पड़े गॉब्लिन की तरफ इशारा किया और मुझसे पूछा कि क्या यह मैंने किया है। उसे लगा कि मेरे चेहरे पर कोई टैटू नहीं है, तो जाहिर है कि मैं कोई अवेकेंड नहीं हूं। तो फिर तुम्हारे जैसे कचरे बेकार इंसान के लिए गॉब्लिन के पूरे झुंड का शिकार करना कैसे मुमकिन है? उसकी इस बेरुखी और कड़वी बात को सुनकर मैंने जवाब देने में कोई जल्दबाजी नहीं की। यह देखकर सामने खड़ा वह शक्तिशाली व्यक्ति थोड़ा अधीर बेताब हो गया। तुम आखिर क्या चीज हो? जल्दी मुझे जवाब दो। वही नोगोडन गिल्ड का लीडर ली जंगशु था। वही जाना फचाना घमंडी अंदाज, वही हुक्म चलाने वाला लहजा, और वही मास्टर लेवल की मार्शल आर्ट्स। यह साबित करने के लिए काफी था कि वह कोई आम इंसान नहीं है। मुझे अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना होगा। जैसे ही मैं बोलने ही वाला था, हमारी टीम दस्ता वहां आ पहुंची। इसने मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने का एक रास्ता दे दिया। मैंने कहा कि यह तो जेंटलमैन की मदद का शुक्रिया है, जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत से बच पाया। अंकल ने मुड़कर सामने खड़े उन लोगों की तरफ देखा। अंकल तो मास्टर ली जंगशु को पहले से जानते थे। इसी बीच उनके पीछे 2 और आकृतियां लोग दिखाई दी, जो क्रमशः एक पुरुष और एक महिला थे। उन्होंने माफी मांगी।
मास्टर, हमें देर होने के लिए खेद है। दरअसल यह जगह स्वायत्त समिति ऑटोनॉमस कमिटी द्वारा प्रबंधित क्षेत्र है। ली जंगशु उस समिति के प्रबंधकीय सदस्यों में से एक थे। इसके साथ ही वह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नोगोडन गिल्ड के लीडर भी थे। एक मास्टर लेवल के अवेकन अंकल ने मुझसे कहा, हमारे जैसे पोर्टर्स सामान ढोने वालों को इस गिल्ड को फीस टैक्स देनी ही पड़ती है। इसके बाद अंकल लगातार मुझे आगे खींचते रहे ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। ली जंगशु को इस तरह के मान सम्मान से सबसे ज्यादा चिढ़ थी। चूंकि तुम एक पोर्टर हो तो इसका मतलब है कि इन ओर्क्स को तुमने नहीं मारा। और मैंने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए बात को घुमा दिया। बिल्कुल, इन्हें मैंने नहीं मारा। मेरे जैसा एक मामूली पोर्टर अकेले इतने सारे मॉन्स्टर्स का खात्मा कैसे कर सकता है? दरअसल एक जादूगर मेज ने उन सभी ओक्स को खत्म किया था। वह अपनी जादुई ताकत पूरी तरह खत्म होने के बाद बेहोश हो गया और फिर वह एलीट ओक अचानक वहां आ धमका। पूरी सच्चाई जानने के बाद उन्होंने बचे हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। अब वापस लौटने का समय हो गया था। इसके तुरंत बाद वे तीनों वहां से जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन जाने से पहले ली जंगशु ने मुड़कर मुझसे एक बात कही, किन ताइजू, सही कहा ना? चूंकि तुम एक रैंक टाइटन हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, कभी भी मुसीबत मोल मत लेना, क्योंकि अगर अगली बार हम किसी बुरे हालात में मिले तो मैं तुम्हें सही सलामत वापस नहीं जाने दूंगा। उसकी इस धमकी और चेतावनी पर मैं पूरी तरह से अवाक निशब्द था। जब तक कोई मुझे परेशान नहीं करता मैं खुद कभी मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा। उन्हें जाते हुए देखकर अंकल ने भगवान का लाख लाख शुक्र मनाया। इन लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है। अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया होता तो भविष्य में तुम्हारा यहां रहना मुश्किल हो जाता। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। वह आदमी वाकई में थोड़ा ऐसा लगता है जिसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो। पर क्या वह सच में इतना बुरा है? अंकल ने कहा, वे अच्छे लोग नहीं हैं। बहरहाल भविष्य में जब भी वे मिलें बस उनसे बचकर निकल जाना। लेकिन अंकल चाहे जो भी कहें, ली जंगशु वह इंसान कम से कम आधा मेरा मददगार, जान बचाने वाला तो था ही। अगर उसने उस वक्त कदम नहीं उठाया होता तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। यह सोचते ही अचानक मेरा चेहरा गंभीर उदासी से काला हो गया। 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। आत्मा के जुड़ाव के बाद से मैं वास्तव में क्या कर रहा हूं? क्या मुझे लगा कि सिर्फ आसानी से प्राप्त करने के कारण असाधारण ज्ञान और शक्ति और एक बार एक अवेकनर को हराने के बाद मैं घमंड में अपना समय बर्बाद कर सकता हूं? इस 1 महीने के मेरे कार्यों ने मुझे बेहद शर्मिंदा महसूस कराया है। मुझे लगता है कि मैं दूसरी दुनिया के अपने स्वरूप के साथ अन्याय कर रहा हूं। लेकिन मैं यहां कसम खाता हूं कि भविष्य में मैं अब से कहीं अधिक शक्तिशाली बनूंगा। यहां तक कि सबसे शीर्ष अवेकन्स भी मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस समय मैं गुलिया नामक एक स्वतंत्र शहर में पहुंचा हूं। यहां का कोई भी अस्पताल ठीक नहीं है। जो कुछ थोड़े बहुत अस्पताल खुले हैं वे आमतौर पर ऐसे नीम हकीम क्वैक हैं जो मुसीबतें खड़ी करके यहां भाग आए हैं। इसलिए यहां की दवा की दुकानों और फार्मेसियों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। लेकिन यहां अनुमोदित दवाएं बेची जा सकती हैं और यही मेरे यहां आने का कारण है। उत्परिवर्तित 3 लाइन नस म्यूटेटेड 3 लाइन वेन के लिए मारक एंटीडोट बेचना। मुझे इसे विकसित करने में पूरा 1 महीना लगा। उसकी बदौलत मैं तीसरे चरण तक पहुंच गया हूं। इसलिए अब मैं जहां भी जाऊंगा कम से कम मुझे फिर से पिटना नहीं पड़ेगा। अगर मैं यह सौदा कर लेता हूं तो मुझे फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जल्द ही मैं एक फार्मेसी में पहुंचा और पूछा कि क्या मालिक यहां है। उस कैशियर ने मुझे थोड़ा हैरानी से देखा। आमतौर पर लोग यहां दवा खरीदने आते हैं, मालिक को ढूंढने वाला कोई नहीं होता। मैंने समझाया कि मैं दवा खरीदने नहीं आया हूं बल्कि दवा बेचने आया हूं। महिला कैशियर थोड़ा झेंपते हुए मुस्कुराई। हमारे स्टोर मैनेजर बगल में ही हैं, आप उनसे बात करें। तभी
एक आदमी ने खांसते हुए कहा, मैं यहाँ का मालिक हूँ। जो भी बात है मुझसे कहो। और मैंने ज्यादा बात नहीं की। सीधे कहा, मैंने उत्परिवर्तित 3 लाइन नस के लिए एक मारक बनाया है। अब मैं इसे आपको बेचना चाहता हूँ। पता नहीं आप इसे लेंगे या नहीं। स्टोर मैनेजर की नजरों में स्पष्ट रूप से अविश्वास था। मैंने उसे सेवन करने का तरीका बताया। यह एक ओरल लिक्विड पीने वाली दवा है, लेकिन आप इसे पहले से पी सकते हैं। इसका प्रभाव 1 घंटे तक रहता है। फिर मैंने दवा की बोतल उसके बक्से में रख दी। स्टोर मैनेजर के चेहरे पर गुस्सा था। तुम नासमझ लड़के, तुम्हें यह 3 लाइन नस वाली दवा कहां से मिली? इसका मारक होना कैसे संभव है? लेकिन मैंने उसके गुस्से पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे 2 बोतलें और दे दी और अपना एक बिजनेस कार्ड छोड़ दिया। आप पहले इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर आप रुचि रखते हैं तो मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और मैंने एक समय सीमा भी तय कर दी। आज दोपहर 12 बजे से पहले 1 मिनट की देरी हुई तो भी मैं इंतजार नहीं करूंगा। फिर मैंने हाथ हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गया। अगर तब तक मुझे कोई खबर नहीं मिली तो मैं इसे दूसरी फार्मेसी को दे दूंगा। दुकान के लोगों को लगा कि मैं शायद पागल हूं। तभी एक योद्धा ने मेरी दी हुई बोतल उठाई। बॉस, क्या आपको लगता है कि उसकी बात सच है? यह व्यक्ति दवाओं पर बहुत अधिक निर्भर था, जिसका उपनाम गोल्डन पिग जिन्हू था। बॉस ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। तुम छोटे लड़के, तुम फिर से मेरी दवाओं को मुफ्त में हड़पना चाहते हो। लेकिन बॉस एक लापरवाह व्यक्ति नहीं था। उसने तुरंत उसके हाथ से दवा छीन ली। हालांकि वह जानता था कि ऐसा होना असंभव है, लेकिन उसने फिर भी परीक्षण करने का फैसला किया। 3 लाइन नस का जहर, जिसे देश की शीर्ष दवा कंपनियों ने भी बनाने से मना कर दिया था। लेकिन इससे पहले मैंने जो अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाया था, उसने उसे थोड़ा बेचैन कर दिया था। मैं खुद इसका परीक्षण करूंगा। वह निश्चित रूप से चैन से नहीं सो पाता। लेकिन तभी बॉस की आंखों में गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। उसने देखा कि जिस दवा का वह परीक्षण करने वाला था, उसे गोल्डन पिग ने पी लिया था। पीने के बाद गोल्डन पिग ने अपना मुंह पोंछा। उसे लगा कि यह एक साधारण दवा या पानी है। इसमें लगभग कोई अंतर नहीं था, न रंग न स्वाद। यह सुनकर बॉस दंग रह गया। किसी भी दवा का थोड़ा स्वाद तो होना ही चाहिए। फिर उसने गोल्डन पिग से पूछा कि क्या उसे कोई प्रभाव महसूस हुआ। गोल्डन पिग ने सीधे तौर पर इसे नकली दवा करार दिया। उसने बहुत सी दवाएं पी थीं। अगर यह मारक होता तो वह किसी न किसी ऊर्जा को महसूस करता, लेकिन यह वास्तव में सिर्फ एक बोतल पानी था। इसके बाद गोल्डन पिग ने दवा की बोतल फेंक दी। क्योंकि मैंने आपके लिए इसकी पुष्टि कर दी है, तो आप बाकी की बोतलें भी फेंक दें। वह एक धोखेबाज है। बॉस थोड़ा हिचकिचाया। क्या वह वास्तव में सिर्फ एक धोखेबाज है? इसके बाद गोल्डन पिग शिकार के लिए टीम के साथ निकलने की तैयारी करने लगा। अगर वह अभी नहीं गया तो उसे देर हो जाएगी। जिस क्षण गोल्डन पिग ने पर्ची फेंकी, कूड़ेदान में एक नई दवा की बोतल गिर गई। बॉस ने दूसरी बोतल भी कूड़ेदान में फेंक दी। वह वास्तव में एक मूर्ख है। एक नौजवान लड़के की बात पर विश्वास कर लिया कि उसने 3 लाइन नस का मारक खोज लिया है। यह पूरी तरह से कल्पना है। समय तेजी से बीता और 2 घंटे हो गए। गोल्डन पिग इस समय एक कठिन लड़ाई में फंसा हुआ है। इस समय उसके साथी 3 लाइन नस के जहर का शिकार हो गए थे। इससे पहले कि जहर और फैले, उन्हें जल्दी से आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। लेकिन गोल्डन पिग राक्षसों को मारने के इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने थोड़ा और टिके रहने का फैसला किया। लेकिन तभी उसने आश्चर्य के साथ पाया कि उसके सामने कई 3 लाइन नस वाले मच्छर आ गए थे। उनमें से एक मच्छर ने बिना किसी झिझक के उसके माथे पर काट लिया। अगर उसे एक और मच्छर ने काट लिया तो जहर तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा। अगर वह यहां गिर गया तो उसकी पूरी टीम यहां खत्म हो जाएगी। जल्द ही उसने पाया कि उसकी सुरक्षा ढाल शील्ड कमजोर हो रही है। उसे महसूस हुआ कि वह निश्चित रूप से संक्रमित हो गया है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कहां से आया।
उन्होंने यहां तक कि कीटरोधी कपड़े, इंसेक्ट प्रूफ सूट्स भी पहने थे। फिर भी कोई असर नहीं हुआ। जल्द ही उसे याद आया कि उत्परिवर्तित मेंढकों के शिकार क्षेत्र में अचानक एक ब्लेड ईगल प्रकट हुआ था। उनके कीटरोधी कपड़े तुरंत नष्ट हो गए थे। टीम लीडर होने के नाते उन्हें और अधिक सतर्क रहना चाहिए था। लेकिन एक पल की घबराहट में नतीजा यह हुआ कि वे खुद जाल में फंस गए। मच्छरों के काटने के बाद उन्होंने पीछे हटने की कोशिश शुरू की, लेकिन उन राक्षसों ने उनके बचने का रास्ता रोक दिया, जिससे वे जीवित रहने के लिए लड़ने को मजबूर हो गए। बस इस आखिरी एक को खत्म करना है और सब जीवित बच जाएंगे। क्या वाकई यह सब यहीं खत्म हो गया? तभी पीछे से एक महिला सदस्य चिल्लाई, कैप्टन। सावधान सुनकर जिनझू के मन में घबराहट हुई। उसका सुरक्षा कवच शील्ड पूरी तरह से टूट गया था। उसे बहुत अजीब लगा। ऐसा क्यों हुआ कि केवल शील्ड की शक्ति ही नष्ट हुई? लेकिन उसने अपनी ताकत नहीं खोई थी। उसकी जादुई शक्ति अभी भी बरकरार थी। उसे दुकान में पी गई उस एंटीडोट इलाज की याद आई। वह एंटीडोट जिसे उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर पिया था। क्या वह वाकई में एक असली एंटीडोट था? फिर उसने खुद को संभाला। वह यहां हार नहीं मान सकता था। अगर वह एंटीडोट असली था तो उसकी यहां मौत नहीं हो सकती। तुरंत वह तेजी से राक्षस की ओर झपटा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वापस जाने के बाद उसे ऐसे और अधिक एंटीडोट खरीदने होंगे। जल्द ही रात गहरा गई। दरवाजे की घंटी बजी। 12 बजने में बहुत कम समय बचा था। घंटी की आवाज सुनकर मालिक ने कहा कि अब दुकान बंद हो चुकी है, कल वापस आना। जिनझू ने घबराते हुए कहा, आज सुबह वाली उस एंटीडोट की एक बोतल की कीमत क्या है? सब मुझे बेच दो। आपके पास जितना भी स्टॉक है मुझे वह सब चाहिए। और फिर अगले दिन मुझे बॉस ने मीटिंग के लिए बुलाया और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। बॉस की उत्सुकता देखकर मुझे पता चल गया कि मेरी दवा ने असर किया है। बॉस को लगा कि यह दवाओं की दुनिया में एक क्रांति होगी। कल मैं वास्तव में उनकी असली पहचान नहीं पहचान पाया था। मैंने बताया कि अभी मेरे पास लगभग 60,000 बोतलें हैं। लगभग। और अगर ये 60,000 बोतलें बिक गईं, तो मैं तुरंत अतिरिक्त उत्पादन शुरू कर दूंगा। अंत में मैंने और बॉस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उन्होंने प्रति बोतल की लागत 1,00,000 कोरियाई वोन तय की और फिर वे इसे 5 गुना कीमत पर बेचेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि वास्तव में प्रति बोतल की लागत 100 वोन से भी कम है। अगर सारी 60,000 बोतलें उन्हें बेची जाती हैं तो यह 30 अरब कोरियाई वोन होगा। टैक्स काटने के बाद यह लगभग 27 अरब होगा। इसके बाद बॉस की उम्मीद भरी नजरों के बीच मैंने खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और वादा किया कि मैं उन्हें 1 साल के लिए विशेष आपूर्ति एक्सक्लूसिव सप्लाई दूंगा। मैंने 50,000 की कीमत को घटाकर 35,000 कर दिया। बॉस एक अनाथालय चलाते हैं और उनकी प्रसिद्धि हर जगह है। अनाथालय के बच्चे उन्हें पिता कहकर पुकारते हैं। इसलिए यह सिर्फ एक साधारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मैं भी अनाथालय की कुछ मदद करना चाहता था। इसके बदले में मैं निर्माण स्थल मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट के लिए एक अनुरोध करना चाहता था। बॉस मेरी बात से बहुत प्रभावित हुए। उनके पास एक बेहतरीन जगह थी और इस तरह हमने खुशी खुशी साझेदारी कर ली। जब मुझे पहला बड़ा एडवांस पेमेंट मिला तो मैं उन पैसों से कुछ उपकरण खरीदने गया। आखिरकार अब जेब में पैसा था और जीवन बेहतर हो गया था। अब मुझे डर डर कर रहने की जरूरत नहीं थी। जल्द ही मैं एक हथियार की दुकान पर पहुंचा। ये सभी हथियार पूरी तरह से एक गंजे बॉस द्वारा अकेले बनाए गए थे। फिर मैंने अपनी आंतरिक शक्ति इंटरनल एनर्जी को अपनी आंखों में केंद्रित किया। मैं देखना चाहता था कि उसके हथियार कैसे हैं। परिणाम यह हुआ कि मैंने पाया कि उसके हथियार वास्तव में असाधारण थे। इसलिए मैंने उससे 101 जैसे हथियार बनाने को कहा। हथियारों के लिए मेरी शर्त यह थी कि वे छोटे और सुविधाजनक हों, जिन्हें फ्लाइंग डैगर्स उड़ने वाले खंजर कहा जा सकता है। बॉस ने बस एक नजर देखा और मुख्य बिंदु बता दिया। वह यह था कि फेंकते समय उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए और इसके लिए मैजिक स्टील, जादुई स्टील मिलाना होगा।
गंजे बॉस को लगा कि इस हथियार को बनाने में कोई समस्या नहीं है। यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई। चूंकि बात तय हो गई थी, तो अब कीमत की बात करते हैं। अंत में बॉस ने मेरा अच्छा चेहरा देखकर मुझे कुछ छूट दी। कुल मिलाकर 250 मिलियन कोरियन वॉन हुए। आज 10% डाउन पेमेंट करना था। यह कीमत सुनकर मेरा चेहरा थोड़ा उतर गया। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था, लेकिन मार्शल आर्ट्स वास्तव में पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। फिर भी मैंने केवल डाउन पेमेंट नहीं किया, बल्कि पूरा भुगतान फुल पेमेंट एक साथ कर दिया, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। सोचा नहीं था कि विलो लीफ फ्लाइंग डैगर्स मेरी कल्पना से कहीं अधिक आसानी से मिल जाएंगे। अब मुझे कुछ कवच आर्मोर ढूंढने की जरूरत थी। मैं एक ऐसा डिजाइन बनाना चाहता था जैसा दूसरी दुनिया के में का था, जिसमें कपड़ों के अंदर बहुत सारे गुप्त हथियार रखे जा सकें। मैं यहां तक कि दूसरी दुनिया के अपने जैसे एक लंबा गाउन रोब पहनना चाहता था। लेकिन मुझे लगा कि यह थोड़ा अजीब लगेगा। अगर मैं सड़क पर चलूं और लोग बहुत ध्यान दें, तो यह ठीक नहीं होगा। अब कवच को मैं गाउन के विकल्प के रूप में पहन सकता हूं। तभी एक वेटर ने मुझे एक पर्चा फ्लायर दिया। आज हमारी दुकान में नया बीस्ट स्किन आर्मर पशुत्वचा कवच लॉन्च हुआ है। अगर आप रुचि रखते हैं तो अंदर आकर देख सकते हैं। मैंने पर्चे पर कपड़ों की गुणवत्ता देखी। जादुई पशुत्वचा से बना एक कोट, यह वास्तव में मेरे लिए उपयुक्त था। उसी समय दूसरी ओर एक महिला हजारों मील दूर से यहां आई थी, सिर्फ एक चीज खरीदने के लिए। वह थी बाइडू ग्रुप की उत्तराधिकारी झेंग एक्साया। यहां आने का उसका एक ही मकसद था, वह था यह फॉक्सफर कोट, लोमड़ी की खाल का कोट खरीदना। इस तरह की लोमड़ियां बहुत दुर्लभ होती हैं और उनका शिकार करना बहुत कठिन होता है, इसलिए उनकी खाल अत्यंत मूल्यवान होती है। इससे बना कवच बेहतरीन रक्षा डिफेंस प्रदान करता है और सर्दियों में गर्म व गर्मियों में ठंडा रहता है। पास खड़ी सचिव ने उसे आश्वस्त किया। चेयरमैन ने जाने से पहले उसे एक ब्लैक कार्ड दिया था, इसलिए यह कोट चाहे कितना भी महंगा हो वह इसे खरीद सकती थी। इसके बाद वे नाम सुनकर उस बुटीक स्टोर पर पहुंचे। वह जल्द से जल्द असली चीज देखना चाहती थी। जब मैं दुकान में दाखिल हुआ, तो मैंने उन दो लोगों को देखा। पास खड़ी सचिव के चेहरे पर नाराजगी थी। क्या यह व्यक्ति भी उसी कोट के लिए आया है? दुकानदार ने मेरा सम्मानपूर्वक स्वागत किया, लेकिन उसकी बात बीच में ही रुक गई और वह निशब्द हो गया। उसने मुझे पहचान लिया। पहले मैं उसकी टीम में एक पोर्टर, सामान ढोने वाला के रूप में काम करता था। मुझे याद है कि मैंने इस जादूगर को अपने हाथ से वार करके बेहोश कर दिया था। उसका मुख्य व्यवसाय कपड़ों की दुकान चलाना था और शिकार मिशन तो बस उसका एक पार्ट टाइम काम था। उसने नहीं सोचा था कि वह मुझे यहां फिर से मिलेगा। वह पिछले एक महीने से मुझे ढूंढ रहा था। यह सुनकर मैं तुरंत वहां से भागना चाहता था। मैं बहुत अधिक उलझना नहीं चाहता था। उस समय मैंने ओर्क्स को मारने का सारा श्रेय उस जादूगर को दे दिया था, ताकि मैं लोगों की नजरों में न आऊं। लेकिन जब जादूगर जागा, तो सच सामने आ सकता था। इसलिए बेहतर था कि मैं उसके पूछने से पहले ही यहां से निकल जाऊं। हालांकि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जादूगर जानना चाहता था कि क्या उस समय उसे बचाने वाला मैं ही था। नोगोदन गिल्ड में किसी ने उससे पूछा था कि क्या उसने सभी ओक्स को मार डाला था और फिर जादू खत्म होने के कारण बेहोश हो गया था। उसने अनुमान लगाया कि शायद मैंने इसे इसी तरह समझाया होगा, इसलिए उसने इसे स्वीकार कर लिया। मैं अभी भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैंने दावा किया कि मैं भी उस समय बेहोश हो गया था और मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जादूगर ने ऐसा अनसुना कर दिया। उसने मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने उसके साथियों के शव वापस लाए। उनमें से एक शव उसकी प्रेमिका का था। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी इस प्रतिक्रिया ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। मैंने उसे शांत होने को कहा। मुझे लगा कि मेरे जैसा व्यक्ति उसके इस आभार के लायक नहीं है, क्योंकि उस समय मैंने मदद की थी तो बस अपनी क्षमताओं को परखने के लिए। जादूगर धीरे से मुस्कुराया।
मुझे क्षमा करें कि मैंने अपने रक्षक को इतनी अजीब स्थिति में डाल दिया। यह दृश्य पीछे खड़ी सचिव के लिए असहनीय हो गया। आखिर मेरी मिस को और कितनी देर इंतजार करना होगा। महिला जादूगर फीमेल मेज तुरंत मुड़ी और बार बार माफी मांगने लगी। उसके माफी मांगने के इस तरीके ने मुझे हैरान कर दिया। वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। इसके तुरंत बाद उसने अपने मुंह से कहा, मुझे सच में बहुत खेद है सुश्री क्वोन जियंग, मिस क्वोन जियंग। मैं अब आपको वह कोट नहीं बेच सकती जो आपने चुना था। इसने मुझे थोड़ा भ्रमित कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और ने भी उस कोट को पसंद कर लिया हो? यह बात सुनकर सचिव सेक्रेटरी तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गई। तुम क्या मजाक कर रही हो? हमने पहले ही इसका नाप ले लिया है, बस भुगतान करना ही बाकी था। लेकिन अब तुम कह रही हो कि इसे बेच नहीं सकती। क्या तुम्हें पता भी है कि हमारी युवा मालकिन यंग मिस्ट्रेस ने अपने व्यस्त शेड्यूल में से कितना कीमती समय निकाला है, विशेष रूप से यहां आने के लिए? महिला जादूगर भी जानती थी कि युवा मालकिन बहुत व्यस्त हैं, लेकिन वह वस्तु उसकी सबसे कीमती चीज थी। अभी कुछ देर पहले तक मैं इसे उन्हें बेच सकती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। इस दृश्य ने युवा मालकिन को थोड़ा परेशान नाखुश कर दिया। इसके बाद उसने सचिव को और अधिक बोलने से मना किया। चूंकि वह इसे बेचना नहीं चाहता, तो हम भी इस पर जोर नहीं देंगे। यह कहने के बाद वह युवा मालकिन मुड़ी और चली गई। सचिव गुस्से में पैर पटक रही थी। आपका इससे क्या मतलब है? क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? आपने अभी अभी कहा था कि आप सच में वह कोट चाहती थीं। युवा मालकिन ने कहा कि अब किसी और जगह को इस कोट की जरूरत है। मैंने थोड़े संकोच में अपना गाल खुजलाया। ऐसा लगता है कि मेरे आने के कारण तुम्हारा धंधा चौपट खराब हो गया। मैं जानना चाहता हूं, वह अचानक उस कोट को बेचने से क्यों मना करने लगी? किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि किसी ने सही कहा था कि तुम थोड़े कम समझदार, कम संवेदनशील हो। यह बात सच है। क्या तुम अभी भी इस स्थिति को नहीं समझ पा रहे हो? मैं वह कोट तुम्हें उपहार में देना चाहती हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूं। इसलिए मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु देने जा रही हूं। इसके बाद महिला जादूगर वह चमड़े का कोट, लेदर कोट उतारने के लिए तैयार हुई। लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। सच कहूं तो मैंने तुम्हें किसी ऊंचे या महान इरादे से नहीं बचाया था। यह बस संयोग से हो गया था। हालांकि महिला जादूगर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं क्या सोचता हूं। वह बस इतना जानती थी कि मेरी वजह से ही वह जीवित बची है, इसलिए उस पर मेरा एक जीवन का कर्ज था। अगर यह बात तुम्हें सच में परेशान कर रही है, तो अगली बार और अधिक लोगों को बचाना, ताकि कोई भी मेरे प्रेमी की तरह बिना किसी मतलब के न मरे। यह बात सुनकर मेरे दिल में बहुत गर्मजोशी, सुखद एहसास महसूस हुई। यह मेरे जीवन में पहली बार था जब मुझे किसी दूसरे के मुंह से सराहना और बड़ा धन्यवाद मिला था। मुझे हमेशा से केवल आलोचना और तिरस्कार ही मिला था, जिसकी मुझे बहुत पहले से आदत हो चुकी थी। सच कहूं तो अगर मैं कहूं कि इससे मुझे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने उसकी मदद पूरी तरह से निस्वार्थ भावना से नहीं की थी। लेकिन यह एहसास भी बहुत बुरा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसका आभार स्वीकार कर लिया। मैं तुम्हारा यह कोट रख लेता हूं। फिर जादूगरनी ने खुशी खुशी मेरा नाप लिया। और दूसरी तरफ अमर अमर्त्यलोक इमॉर्टल रियल्म में एक आदमी हवा में तैर रहा था। एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने आखिरकार कहा, यह बहुत उबाऊ है। और वह कोई और नहीं बल्कि तलवार के देवता लू डोंगबिन, स्वॉर्ड इमॉर्टल लू डोंगबिन थे। उन्हें लगा कि यह अमरलोक इमॉर्टल रियल्म सचमुच बहुत उबाऊ है, जैसे कि कोई जेल हो। और नीचे मौजूद अन्य देवताओं को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। हर किसी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। सबके एक जैसे सफेद बाल और सफेद दाढ़ी थी। वे सबके सब बूढ़ों का एक झुंड थे। लेकिन तलवार के देवता लू डोंगबिन को लगा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो सबसे अलग है। और वह व्यक्ति तांग संप्रदाय का नेता, टैंग सेक्ट मास्टर था, जो मार्शल आर्ट की दुनिया से ऊपर उठकर यहां आया था। तलवार के देवता को लगा कि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो यहां सब में अलग और असाधारण दिखता है।
अचानक से उसकी पोशाक ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आया हो, और उसने एक ऐसा हेयर स्टाइल रखा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लू डोंगबिन को लगा कि उन्हें उससे अच्छी तरह बात करनी चाहिए। कम से कम उसे खुद को बाल काटना और कपड़े बनाना सिखाना चाहिए। वैसे भी एक के बजाय दो दीवाने हमेशा अधिक मजेदार होते हैं। इसलिए उसने अपनी उड़ने वाली तलवार फ्लाइंग स्वॉर्ड को नियंत्रित किया और तांग संप्रदाय के नेता के महल की ओर चल दिया। उसने अपने हाथ में एक अमर लोक का आड़ू इमोर्टल पीच निकाला। इस चीज के होते हुए उन्हें डर नहीं था कि वह उन्हें बाल काटना और कपड़े बनाना नहीं सिखाएगा। इस समय अनाथालय ऑर्फनेज के अंदर मालिक ने मेरे लिए एक विनिर्माण कक्ष मैन्युफैक्चरिंग रूम लैब की व्यवस्था की थी, और आज मैंने कुछ और मूल औषधीय तरल प्रोपोर्शन लिक्विड का निर्माण पूरा कर लिया था। मैंने मालिक को फोन किया कि वे आकर इसे ले जाएं। मालिक ने सीधे कहा, यह तो बहुत बढ़िया है। इस समय हमारी दुकान में सचमुच बहुत भारी भीड़ और हंगामा हो रहा है। हमारा स्टॉक बहुत पहले ही खत्म होने की कगार पर आ गया है। कुछ ग्राहक तो दवाओं की कुछ बोतलों के लिए आपस में हाथापाई करने लगे हैं। बहुत से साहसी एडवेंचरर्स यहां आ रहे हैं और सारा सामान पूरी तरह से साफ खरीद करके ले जा रहे हैं, और जो इस्तेमाल नहीं हो पाता उसे स्टॉक करके रख लेते हैं। मैंने निरंतर आपूर्ति स्टेबल सप्लाई की घोषणा करने को कहा और उनसे कहा कि प्रति व्यक्ति अधिकतम 2 बोतलों की सीमा तय कर दें, क्योंकि हमें इसके न बिकने की कोई चिंता नहीं थी। मेरे अलावा कोई भी इस तरह का मारक एंटीडोट विकसित नहीं कर सकता था। इसके अलावा ऐसी दवा का बड़े पैमाने पर उत्पादन मास प्रोडक्शन किया जा सकता था और हर दिन बहुत बड़ी मात्रा में इसका निर्माण किया जा सकता था। जब मैं एक बार फिर विनिर्माण कक्ष से दवा की 4000 बोतलें बाहर लेकर आया तो मेरे सामने एक महिला दिखाई दी। तुम किम ताइजो हो, सही ना? मैंने अपने पिता से सुना है कि तुम दोनों मिलकर मारक एंटीडोट पर शोध कर रहे हो, और वह कोई और नहीं बल्कि मालिक की बेटी थी, जिसका नाम बाएक सियोयोन बेक एसियोयोन था। उसने अनाथालय के बच्चों से सुना था कि इस बेसमेंट तहखाने में भूत है, इसलिए वह खुद देखने नीचे आई थी। मैं तुरंत थोड़ा अवाक निरुत्तर रह गया। बच्चे बकवास कर रहे हैं, तुम इसे सच मत मान लेना। इस बार बाइक सियोयोन मेरे पास इसलिए आई थी क्योंकि हथियार की दुकान वेपन शॉप से मेरे लिए एक पार्सल आया था। मैंने उसका धन्यवाद किया। तुम बिल्कुल सही समय पर इसे लेकर आई हो। जब वह जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा शर्म से लाल ब्लश हो गया था। इसके बाद मैंने बॉक्स खोला और देखा कि उसके अंदर एक कागज की पर्ची नोट थी। उस गंजे लोहार बोल्ड ब्लैकस्मिथ ने कहा था कि यह पहला संस्करण प्रोटोटाइप है। जब मैं इसका उपयोग कर लूं तो उसे बताओ कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। प्रिय माय डियर। बाकी सब तो सामान्य था, लेकिन उस प्रिय शब्द ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फिर मैंने सीधे उस कागज की पर्ची को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद बॉक्स में से एक उड़ने वाला चाकू फ्लाइंग डैगर उठाया और उसे ध्यान से देखा। मुझे पता चला कि यह उड़ने वाला चाकू पूरी तरह से मेरी पसंद के अनुसार बनाया गया था, और इसका वजन और पकड़ ग्रिप भी बिल्कुल सही थी। इस विलो लीफ फ्लाइंग डैगर को इतना उत्कृष्ट और इतना आदर्श देखकर मुझे उस तैयार होने वाले कोट से बहुत उम्मीदें उत्साह होने लगीं। मैं इस उत्पाद को उसकी पूरी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। देखते ही देखते दोपहर हो गई। वे लोग मेरा इंतजार कर रहे थे और अब वे अधीर हो रहे थे। अंकल मुझे देखकर बहुत खुश हुए। इस बार राक्षसों के शिकार के लिए टीम में शामिल होने के लिए अंकल ने ही मुझसे अनुरोध किया था। पहले अंकल ने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए इस बार टीम में शामिल होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कंधे पर एक लंबी तलवार लिए एक आदमी ने कहा। एक मामूली पोर्टर बोझ ढोने वाला और सबसे आखिर में आया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए? वह इस बार का कप्तान झांग युआनजुन था। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसे दिखावा करना पसंद था। उसकी बातों से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं देर से नहीं आया हूं, बस सबसे आखिर में पहुंचा हूं।
तुम मुझसे माफी क्यों मांगवाना चाहते हो? मुझे पलटकर जवाब देते देख झांग युआनजुन पूरी तरह क्रोधित हो गया। तुम जैसे बिना टैटू वाले पोर्टर की इतनी हिम्मत की इतना घमंड करो। यह सुनकर मेरे अंदर मारने की इच्छा, किलिंग इंटेंट, अचानक जाग उठी। यह बेवकूफ आखिर क्या सोच रहा है? क्या वह जानबूझकर चाहता है कि मैं उसे मार दूं? अंकल ने मुझे धैर्य रखने को कहा। उन्होंने कहा कि चाहे वे जानबूझकर परेशान करें, फिर भी उनके साथ हाथ न उठाऊं। मजबूरी में मैंने अंकल की बात मान ली, और मुझे ऐसी चीजों की आदत भी थी। ठीक है, एक बार और सह लेता हूं। झांग युआनजुन ने मुझसे और बहस करना बेकार समझा। इस बार तुम भाग्यशाली हो, वरना मैं तुम्हें एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट देता। इसके बाद टीम पूरी होने पर प्रस्थान की तैयारी शुरू हुई। यह देखकर मैं हैरान रह गया। क्या हम सिर्फ 7 लोग हमले के लिए जा रहे हैं? ओयू जनरल द्वारा बताए गए पैमाने के अनुसार कम से कम 15 लोग होने चाहिए थे। हालांकि एंटीडोट जहरनाशक की वजह से टीम की संख्या कम हुई थी, लेकिन 7 लोग बहुत कम थे। झांग युआनजुन मुझे देखकर और भी चिढ़ गया। तुम कमीने, तुम्हें मरना चाहिए। एक पोर्टर होकर तुम क्या जानते हो? फिर भी पलटकर जवाब देते हो। मैं यह कह रहा हूं क्योंकि मैं सबकी सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूं। अगर यह हमला सुरक्षित नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। झांग युआनजुन अब अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहा था। उसकी नजरों में मैं एक ऐसा बेवकूफ था जो जल्द ही मरने वाला था। अगर ऐसा है तो उसे यहां खत्म करना और अंदर मारे जाने में कोई फर्क नहीं था। लेकिन तभी कप्तान बीच बचाव करने आए और उन्होंने झांग युआनजुन को शांत कराया। साथ ही उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हें राक्षसों का चारा बना दूंगा। इसके बाद वे हंसते हुए वहां से चले गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बातों ने मुझे क्रोध से पागल कर दिया था। अब मेरे पास ताकत थी और मुझे लगा कि मुझे उन्हें तुरंत मार देना चाहिए। फिर मैंने एक गहरी सांस ली। मैं स्वभाव से हत्यारा नहीं हूं। पहले देखते हैं कि अंदर क्या स्थिति है। फिर मैंने अंकल से पूछा, क्या हम इतने कम लोगों के साथ वास्तव में अंदर जा सकते हैं? अंकल ने सिर हिलाया। आज शिकार का क्षेत्र दाऊदियाओं के पास है। पहले मच्छरों की वजह से बहुत सारे लोगों की जरूरत होती थी, लेकिन अब एंटीडोट आ गया है, इसलिए लोगों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो गई है। इसके बाद उन्होंने मुझे एक एंटीडोट दिया। यह एंटीडोट मैंने लंबी लाइन में लगकर खरीदा है। मैं थोड़ा झेंप गया और मुस्कुराया। मन ही मन सोचा कि मैं ही तो इस एंटीडोट को बनाने वाला हूं। अगली बार जब मैं अंकल से मिलूंगा तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा ले आऊंगा। वैसे भी मेरे लिए इसे बनाने में कोई खर्च नहीं है। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जादूगर ने मुझसे कही थी, कृपया मुझे और अधिक लोगों को बचाने दें। इस बार एंटीडोट बनाकर क्या मैंने अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों की जान बचाई है? और जिन लोगों से मैं मिला उनकी वजह से मैंने 2 बार अपनी मारने की इच्छा को काबू किया है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मेरे अंदर इस तीव्र मारने की इच्छा का कारण शायद दूसरी दुनिया का मैं है। वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जिन्हें वह नापसंद करता है। वह सबसे पहले हत्या की प्रवृत्ति को जगाता है। हमारी आत्माओं के साझा होने के बाद उसकी सोच मेरे साथ घुल मिल रही है। यह बुरा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मैं बहुत कमजोर हूं और जीवित रहना मुश्किल है। तब मैंने पास खड़े अंकल से धीरे से कहा, इस हमले के दौरान कृपया मेरे बिल्कुल करीब रहें। मुझे महसूस हो रहा है कि जंगल की गहराई से कुछ हमारी ओर आ रहा है। और जो आभा मैंने अभी महसूस की वह एक जंगली जानवर की मारने की इच्छा थी। 10 मिनट बाद इस टीम ने कुछ राक्षसों का शिकार करने में सफलता पाई। इससे झांग युआनजुन बहुत घमंडी हो गया। तुम कमीने सच में एक डरपोक हो, इसीलिए तुम सिर्फ एक पोर्टर बन पाए। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम लोग इतने राक्षसों का शिकार कर पाए, वह सब मेरे एंटीडोट की बदौलत है। मेरा मन किया कि मैं उन्हें अभी खत्म कर दूं।
लेकिन वे जल्द ही वैसे भी मरेंगे। इसलिए मैंने अपने मन की मारने की इच्छा को काबू में रखा। वे मेरी पहली बलि बनने के लायक नहीं हैं। मेरे एंटीडोट की वजह से सिर्फ 2 नौसिखियों और 3 अनुभवी लोगों ने नक्काशीदार चूहों के एक बड़े झुंड को खत्म कर दिया। लेकिन मैं जानता था कि आगे जो आने वाला है उसे वे बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे। जल्द ही मुझे झाड़ियों से आभा करीब आते महसूस हुई। मैंने अंकल से कहा कि वे मेरे बिल्कुल करीब रहें और मुझसे अलग न हो, क्योंकि अब हम एक जादुई जानवर के हमले का सामना करने वाले थे। जैसे ही अंकल ने जादुई जानवर को देखा, वे डर के मारे कांपने लगे। इस जादुई जानवर का नाम लाल बालों वाला भेड़िया था। अंकल को इतना डरा हुआ देखकर मैंने उन्हें शांत किया। चिंता मत कीजिए, मेरे पास रहें तो आप सुरक्षित रहेंगे। उसकी ताकत एक समस्या थी, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत यह थी कि हर शिकार में एक नर और एक मादा जोड़ा होता था। झांग युआनजुन ने तेजी से 2 तलवारें चलाईं, लेकिन उन्हें आसानी से अवॉइडेड टाल दिया गया। झांग युआनजुन बहुत हैरान था। उसके हमले की गति धीमी नहीं थी। इसका मतलब यह था कि उस भेड़िए की गति उससे भी अधिक तेज थी। इसके बाद और भी दुखद घटना घटी। उसका बॉस वास्तव में उस महिला को छोड़कर भाग गया। मजबूर होकर महिला को झांग युआनजुन की शरण लेनी पड़ी। और इस समय झांग युआनजुन के पास एक अच्छा विचार था। वह था कि वह सामान ढोने वालों पोर्टर्स को चारे के रूप में इस्तेमाल करे और फिर मौका पाकर वहां से खिसक जाए। तभी वह अंकल मेरे पास आए। क्या तुम्हें अब तक हमें कुछ दिखा देना चाहिए? यह स्थिति थोड़ी खराब लग रही है। मेरी एकमात्र उम्मीद तुम ही हो। मैंने उनसे घबराने के लिए कहा कि घबराएं नहीं, क्योंकि आप कुछ देखना चाहते हैं तो अब मैं आपको दिखाता हूं। और फिर मैंने हल्के से अपना हाथ घुमाया और तांग मेन का गुप्त हथियार विलो लीफ फ्लाइंग डैगर चलाया। मेरा हमला बस उस बॉस के कान को छूते हुए उसके पास से गुजरा। उसके बाद वह खंजर मजबूती से पत्थर की दीवार में जा धंसा। यह देखकर अंकल के माथे पर पसीना आ गया। मैं उनका मजाक उड़ाने लगा। इस टीम का लीडर होने के नाते तुम सबको छोड़कर अकेले भाग गए। और दूसरा, सबसे कमजोर पोर्टर को जंगली जानवरों को खिलाने की योजना बना रहा है। मुझे अपने जीवन में तुम जैसे कचरे से सबसे ज्यादा नफरत है। ऐसे लोग जो कमजोरों को धोखा देते हैं, उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे कमीने। झांग युआनजुन का एक कान मैंने अभी अभी काट दिया था। उस असहनीय दर्द के कारण वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने कुछ और भी आश्चर्यजनक हुआ। देखा कि वह लाल बालों वाला भेड़िया न जाने कब अचानक मर गया। अंकल बहुत हैरान थे। मैंने इस भेड़िए को कब मारा? उसी समय उस भेड़िए की नजरें मुझसे मिलीं। उसकी आंखों में मारने की इच्छा बिल्कुल साफ थी। मैंने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी आंतरिक शक्ति, इंटरनल एनर्जी मेरे पूरे शरीर में फैलने लगी। मैंने सामने वाले लाल भेड़िए को घूरते हुए कहा, अभी मेरा मूड बहुत खराब है। अगर तुमने एक कदम भी हिलाने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। फिर मैंने सबसे आगे खड़े झांग युआनजुन की ओर देखा। क्या उसके साथ टीम में रहने वाले सभी पोर्टर इसी तरह जंगली जानवरों का भोजन बन गए? या जब भी स्थिति गंभीर होती है, तुम कमजोरों को जानवरों के हवाले कर देते हो और खुद भाग जाते हो? उसके जवाब से मैं काफी संतुष्ट था। हालांकि झांग युआनजुन बुरा था, लेकिन उसने अपनी हरकतें स्वीकार कर लीं। तो क्या हुआ अगर हमने ऐसा किया? कमजोरों का जागृत लोगों अवेकनर्स के लिए बलिदान देना, क्या यह स्वाभाविक नहीं है? यह सुनकर मुझे लगा कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हें ऐसा करना इतना पसंद है, तो अब तुम भी इसी का स्वाद चखो। मैंने जोर से जमीन से धक्का दिया और मेरी आकृति ऊपर की ओर उठी और मैंने लाल भेड़िए को आदेश दिया कि वह उन दोनों को काट कर मार डाले। अब से तुम लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों के चेहरों पर निराशा छा गई। उनकी ताकत लाल भेड़िए के सामने कुछ भी नहीं थी। मेरे पिछले हमले ने एक भेड़िए को खत्म कर दिया था। अब बचे हुए भेड़िए को तुम दोनों संभालो।
नीचे खड़ा बॉस अभी भी चिल्ला रहा था, यह क्या बकवास है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक जागृत व्यक्ति अवेकनर को उकसाने के बाद तुम सुरक्षित रह पाओगे? लेकिन उसके पास खड़ी महिला ऐसा नहीं सोचती थी। उसने मुझसे उस लाल भेड़िए को मारने की विनती की। चाहे मुझे जो भी चाहिए वह मुझे सब दे देगी। लेकिन उसकी बात पर कप्तान ने उसे डांटा। उसका घमंड देखकर मैंने फिर से एक खंजर चलाया और उसका दूसरा कान भी काट दिया। चूंकि तुम इंसानों की बात नहीं समझते, तो शायद तुम्हें कानों की जरूरत नहीं है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, तुम लोग लड़ाके कॉम्बैटेंट्स हो और मैं सिर्फ एक पोर्टर हूं, और पोर्टर लड़ाई के लिए जिम्मेदार नहीं होते। बॉस अब दर्द से कांप रहा था और इसके बाद लाल भेड़िए का एक तरफा कत्लेआम शुरू हुआ।